जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। पानी को बेसिक ह्यूमन राइट हम कंसिडर करते हैं। हम बचपन से ही जल है तो कल है और ऐसे कई ऐसे नारे हैं जिसको सुन सुनकर हमने पानी की महत्ता को समझा है। लेकिन आज भी अगर हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डालें तो हमारी समझ ऐसी बनती है कि हमारी जो जागरूकता है जल को लेकर और जो सहजता है इसे लेकर वो अभी भी कुछ पन्नों तक सीमित रह गई है। विश्व भर में 785 ऐसी मिलियन ऐसे पॉपुलेशन है जिन तक अभी भी शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाया है। थोड़ा और अगर मैं इसे साफ और सीधे शब्दों में बताऊं तो हर 10 में से एक इंसान ऐसा है जिस तक शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाया है। विश्व भर में 40% ऐसी आबादी है जो अभी भी पानी की कमी से स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया था जिसके हिसाब से देश भर में 209 जिले ऐसे हैं जहाँ का पानी जहरीला है। इसमें आर्सेनिक और यूरेनियम जैसे जहरीले पदार्थ पाए गए हैं। आज की नई दिशाएं की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि फ़िलहाल पानी से जुड़ी जो प्रदूषण है या फिर जल से जुड़ी जो भी संकट है वो हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इसके निदान के लिए क्या काम किया जा सकता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रभाकर शर्मा, जिन्होंने कई संस्थानों के साथ जल से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर तकनीकी सहायक के रूप में काम किया है। प्रभाकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसी भी समस्या की अगर हमें गहराई को समझना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि फ़िलहाल वो हमारे लिए कितना बड़ा संकट बना हुआ है या फिर किस तरीके से हर पहलुओं पे उसका असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि जल प्रदूषण या फिर जो हम वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं फ़िलहाल किस रेट से वो बढ़ रहा है और किस तरीके से वो हमारे हर प्रतिदिन के जीवन को अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। पहले प्रदूषण से पहले हम लोग पानी का उपलब्धता के बारे में जान लें कि ये पूरा जो अर्थ है इसमें लगभग 70% जो भूभाग है वो पानी से कवर्ड है। इसमें ओशन भी हो गया, फिर रिवर भी हो गया या और भी जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं। और यदि हम इसका मात्रा के रूप में हमें समझना चाहें तो 97% जो पानी है वो समुद्र में है, जो कि उतना यूजफुल नहीं है। उतना ना ही हम इसको पीने के रूप में यूज कर सकते हैं, ना ही हम खेती में यूज कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस में कर सकते हैं। तो बच गया 3% पानी। उसमें भी 2% जो है वो आइस कैप्स में, जो पोलर आइस में सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। तो 1% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है और वो उपलब्ध है बहुत सेक्टर में, जैसे कि नदियाँ हो गई, तालाब हो गए या फिर बड़े बड़े लेक हो गए, डैम हो गए, बहुत सारे झारखंड में भी पाए जाते हैं। या फिर अंदर में जो पानी है, अंडरग्राउंड पानी। अब उसमें आते हैं कि ये पानी उपलब्ध कितना है। यदि उपलब्ध है तो फिर किस गुणवत्ता उसकी कैसी है। तो तभी हम जो है वाटर पोल्यूशन या जल का प्रदूषण के बारे में कोशिश करते हैं समझने का। इसमें बहुत सारा जो है या तो इससे हमारा स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, ये प्लांट्स पे पड़ रहे हैं या फिर जितने जीव जंतु हैं अर्थ पे मौजूद हैं। तो इसीलिए जो पानी का गुणवत्ता है ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, क्योंकि पानी तो उपलब्ध है लेकिन यदि वो सही मात्रा में, सही क्वालिटी में नहीं है तो फिर उस चीज़ को हम यूज नहीं कर सकते, ना ही उसमें हम पीने के रूप में कर सकते हैं या फिर दूसरे पर्पसेस में कर सकते हैं। इसीलिए ये डिटेल में ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर उसकी गुणवत्ता क्या है, यदि सही है नहीं है तो फिर क्या क्या उसमें पाए जा सकते हैं। तो ये हम लोग को सिलसिलेवार ढंग से जानना जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि सही आपने कहा कि समस्या तो है ही प्रदूषण की, और वो भी तब जब आपके पास अवेलेबिलिटी ही इतनी कम है। वहाँ पे जब आपके पास ये प्रदूषण इसके साथ जुड़ जा रहा है तो वो एक चैलेंज और बड़ी हो जाती है कि लिमिटेड अमाउंट में आपके पास अवेलेबल है लेकिन वो भी जो है वो पूरी तरीके से साफ़ सुथरा नहीं है। यहाँ पे अगर हम वाटर पोल्यूशन के बारे में ही स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं तो
किस किस प्रकार से वाटर पोल्यूशन जो है, वाटर में पोल्यूशन जा रहा है, क्योंकि हमें वो भी समझना पड़ेगा कि अगर पानी दूषित हो रहा है तो क्या क्या अलग अलग स्रोत है जिसके ज़रिए इस पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल करेक्टली हम लोग को सोर्सेज पे बात करना ज़रूरी है कि आखिर ये पॉल्यूट हो कहाँ से रहा है। इसमें बहुत सारा है, कुछ तो है नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं या फिर मैन मेड सोर्सेज भी हैं। मैन मेड मीन्स ह्यूमन के द्वारा है, जैसे कि हम लोग शहरों में रहते हैं तो सीवरेज में के थ्रू इसमें पॉल्यूटेड वाटर जा रहा है, जिसमें हाउस होल्ड का बहुत सारा उसमें पॉल्यूशन हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है, बैक्टीरिया हो, या और भी जो मात्रा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो भी जा सकता है। ये सीवरेज का हो गया। यदि फिर इंडस्ट्रियल एरिया है या इंडस्ट्री का पानी भी उसमें जा रहा है तो उसमें तो अलग अलग तरह का पॉल्यूटेंट हो सकता है। वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जैसे कि टेक्सटाइल का इंडस्ट्री है तो उसमें बहुत सारे डिटर्जेंट यूज होते हैं, डाई यूज होते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो पाए जा सकते हैं। या फिर माइनिंग इंडस्ट्री है, या फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, इस तरह के स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, उस हिसाब से अलग अलग टाइप का पॉल्यूटेंट्स वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं या जा सकते हैं, यदि उसको हम लोग वो इंडस्ट्री में यदि क्लीन करने के पहले ही भेज दिया जाए तो। ये दो हो गया। और हम लोग एक नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन भी बोलते हैं, जो कि बिखरा हुआ है, जो ज़्यादा एरिया में गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर में हम लोग इंडस्ट्री, ये भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग कृषि के साथ उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, या फिर उसमें समय समय पे कीटनाशक का उपयोग करते हैं। तो वो क्या होता है कि वो उपयोग में कम आता है और उसमें लेफ़्ट ओवर ज़्यादा रहता है, जो कि पानी को प्रदूषित करता है। जैसे कि फिर यदि कीटनाशक बचा हुआ है या फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन, फॉस्फेट ये नहीं उपयोग में आया है प्लांट के, वो फिर मानसून का जब समय आएगा तो वो रिवर में जा सकता है। जो भी उसका कनेक्टिंग रिवर, या तो स्मॉल रिवर हो या फिर बड़े रिवर हो, या फिर समुद्र में भी जा सकता है, जैसे जैसे उसका मात्रा बढ़ेगा। या फिर वो अंडरग्राउंड जो हमारा सब सरफेस में ग्राउंड वाटर है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है, और हम लोग बहुत सारा जगह अभी भी गाँवों में या शहरों में उसको डायरेक्ट हम लोग ड्रिंक पीने में उपयोग करते हैं, या फिर खेती में भी काफ़ी मात्रा में उपयोग होता है। तो उससे ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट होते रहता है। तो ये 3 सोर्सेज हम लोग मानते हैं, एक डोमेस्टिक हो गया, एक इंडस्ट्रियल सोर्स हो गया, और फिर एक एग्रीकल्चर का हो गया। तीनों मुख्य रूप से प्रदूषित कर रहे हैं पानी को। अभी जैसे हम एक रिपोर्ट भी देख रहे थे, जैसे हमने बात किया शुरू में कि जल शक्ति मंत्रालय से एक रिपोर्ट आई कि 209 जिले ऐसे हैं, और इसमें खासकर जब आप कहा कि पानी जहरीली पाई गई है तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा है, यूरेनियम। आर्सेनिक एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि पानी में प्रदूषण की जब बात हो रही है। इसको भी थोड़ा सा आप ब्रेक करके बताइए इस टर्म को, और किस तरीके से ये अफेक्ट कर रहा है लाइफस्टाइल को, लोगों की हेल्थ को, ज़रा उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। आर्सेनिक का यदि देखा जाए, यदि आर्सेनिक की मात्रा पानी में, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ना ही इसका कोई कलर है ना ही टेस्ट है, तो कलरलेस टेस्टलेस पॉल्यूटेंट्स है। इसका कितना भी मात्रा रहेगा, हम लोग पी के बिना टेस्ट किए हम इसको समझ नहीं सकते हैं। तो खास करके जहाँ पे सुख सुविधा नहीं है, जहाँ टेस्ट करके पानी नहीं ले रहे हैं, फिल्टर करके पी रहे हैं, या फिर खेती में उपयोग कर रहे हैं, तो वहाँ काफ़ी मात्रा में आर्सेनिक धीरे धीरे पानी के साथ कंज्यूम हो रहा है, या तो ह्यूमन को, एनिमल को, या फिर प्लांट को। तो आर्सेनिक इस तरह का है। इस आर्सेनिक झारखंड में, बिहार में, फिर यदि जितना भी गंगेटिक प्लेन में हम लोग जाते हैं, वेस्ट बंगाल में काफ़ी आर्सेनिक पॉल्यूटेड एरिया है, तो वहाँ हिस्टोरिकली ये कुछ हम लोग इसको जियोजेनिक सोर्स से भी आया है, या फिर नेचुरल मैन मेड से भी आया है। तो ये काफ़ी मात्रा में पाया जा रहा है, जो कि अंडरग्राउंड है। यदि हम इसी पानी को पंप करके उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे हम आर्सेनिक को
भी उसके साथ या तो पी रहे हैं या फिर उपयोग में ला रहे हैं। और प्रदूषण का क्या है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कितना मात्रा में ये हमारे शरीर में जा रहा है। तो आर्सेनिक यदि कम मात्रा में भी है, थोड़ा जितना गवर्नमेंट का स्पेसिफाई किया हुआ है जल शक्ति मंत्रालय या फिर WHO के द्वारा, उससे थोड़ा भी अधिक है, लेकिन जो पॉपुलेशन या जो क्रॉप या जो एरिया में कंटिन्यूसली एवरी ईयर आर्सेनिक पॉल्यूटेड वाटर यदि हम ले रहे हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। यदि शरीर के में वही मात्रा धीरे धीरे एडअप हो रहा है तो वो हार्मफुल है। और इसका आर्सेनिक का जो नुकसान है इसका तो वेल नोन है, जो भी हेल्थ इम्पैक्ट है, ये कैंसरस भी हो सकता है या और भी दूसरे शरीर में बीमारियां ला सकती है। तो आर्सेनिक का काफ़ी या तो पता नहीं चल पाता है शुरू के स्टेज में कि हम आर्सेनिक पॉल्यूटेड वाटर ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, वक्त के साथ काफ़ी अफेक्ट करता है। इससे पहले आप हमें बता रहे थे किस तरीके से जब हम जल से होने वाले प्रदूषण की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि जब हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ग्राउंड वाटर में सीप हो जाता है। ग्राउंड वाटर जिसको कि हम प्योरेस्ट फॉर्म कहते हैं वाटर का, ग्राउंड, क्योंकि अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो मुझे लगता है वो सिर्फ नदियों और तालाबों तक सीमित नहीं है, वो अब धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में भी सीप हो रहा है। और वो हमारे लिए फ़िलहाल अभी कितना बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि अभी हम जो भी सरफेस वाटर में या फिर तालाबों में या फिर रिवर में हम प्रदूषित पानी को देख सकते हैं, क्योंकि यदि हम प्रदूषित पानी देख रहे हैं या स्मेल कर रहे हैं कि ये पानी प्रदूषित है, तो या तो जो पहला होता है स्टेप कि हम उससे बचने का कोशिश करते हैं कि वो पानी ऐसे भी जहाँ पे उपयुक्त फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है तो सरफेस वाटर कम यूज करते हैं। यदि हम डैम वगैरह का छोड़ दें जहाँ से रांची का भी काफ़ी पानी आता है, इसके अलावा हम जो प्रदूषित पानी है, प्रदूषित वाटर बॉडीज़ है, उसका पानी हम कम यूज करते हैं, खास करके पीने के सेंस में यदि देखा जाए तो उस कारण से यदि दिखता है कि ये प्रदूषित पानी है तो उसको ट्रीट करने का कोशिश करता है या फिर पहले तो अवॉइड करते हैं। लेकिन जो ग्राउंड वाटर जो आप बता रहे हैं वो हम लोग समझते हैं कि नहीं, ये तो प्योर फॉर्म में है, ये अंदर है, इसीलिए ये प्रदूषित कैसे हो सकता है, ये मिसकंसेप्शन अक्सर दिमागों में रहता है। लेकिन उसमें एक तो अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे आर्सेनिक का। आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में एक आर्सेनिक एक महत्वपूर्ण, आर्सेनिक फ्लोराइड या और भी जो प्रदूषण है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा ये जो अभी फर्टिलाइज़र का बात कर रहे हैं और वो जो सीप करके जा रहा है वो भी एडप कर रहा है, वो भी उसका भी मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ग्राउंड वाटर में। यदि वही ग्राउंड वाटर वापस हम पीने के उपयोग में लाते हैं तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। और वही नहीं, कहीं कहीं ग्राउंड वाटर क्या होता है, या तो ग्राउंड वाटर कभी सरफेस में भी मिलता है या फिर सरफेस वाटर जो होता है वो वापस ये टू वे प्रोसेस है, इसको हम ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर इंटरैक्शन बोलते हैं। तो डिपेंड करता है किस टाइम ऑफ द ईयर, किस सीजन का बात कर रहे हैं। जैसे कि मानसून का सीजन है तो इसमें चांसेज है कि मानसून वाटर, रेन वाटर जो है वो काफ़ी रिचार्ज होता है, ग्राउंड वाटर में गया। कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ग्राउंड वाटर लेवल उस समय ऊंचा टेम्पररी हो सकता है, तो वो क्या खोजेगा, वो भी चाहेगा कि हम कहीं वापस जहाँ उसको लो ग्रेडियंट मिले, उसको एलिवेशन मिले, वहाँ वो जाना चाहेगा। तो उसमें क्या होता है, वो चाहे तो सरफेस वाटर को पॉल्यूट कर सकता है या फिर अदर वे राउंड, यदि हम जाड़े के ऋतु के बात करें या गर्मियों के सीजन में, तो उसमें जब ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे है तो वो फिर सरफेस वाटर भी पॉल्यूट कर सकता है अदर देन जो हमारा है। तो ये अछूता नहीं है, दोनों यदि एक पॉल्यूटेड है तो हो सकता है कल के डेट में हमारा सरफेस वाटर भी पॉल्यूट हो, यदि सरफेस वाटर है तो वो ग्राउंड वाटर भी हो सकता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमको जानकारी हो कि कौन सा वो पानी जो है शुद्ध है, कौन सा पानी
पॉल्यूटेड है, जिसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। प्रभाकर जी, अगर हम ये सेम ये जो प्रदूषित पानी का जो ये मुद्दा है, इसको अगर हम झारखंड के लेवल में अब अप्लाई करके देखें, है ना, यहाँ पे रांची में तो खैर हमने 2-3 नदियों की हालत देख रखी है, जो कि देख कर ही आप बता सकते हैं कि वो खैर उसे साफ़ करना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है, और बहुत बार कोशिश की गई है, लेकिन घूम फिर कर हम वो सेम जगह आ जाते हैं, शायद इसीलिए भी क्योंकि प्रयास उस हिसाब से नहीं किया गया है। और एक वजह मुझे ये भी लगती है कि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि पानी की महत्ता फिर भी सबको पता है, लेकिन जिस तरीके से उस पर काम करना चाहिए उस पर अभी भी हम थोड़े पीछे रह गए। झारखंड के पर्सपेक्टिव में अगर हम वाटर पोल्यूशन के इशू को देखें तो ये अभी कितना गंभीर है हमारे लिए? झारखंड में काफ़ी बड़ा मुद्दा है, खास करके 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं यहाँ, स्वर्णरेखा नदी है और दामोदर नदी जो पाई जाती है, उसमें भी काफ़ी पॉल्यूटेंट्स का इंटेक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जैसे दामोदर का है, उसमें वो बोकारो या काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरता है, जो झारखंड का है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। और अल्टीमेटली जब वो उपयोग में लाते हैं, दामोदर वैली में आता है, और यदि हम उसी पानी को यदि ट्रीट करके हम पीने का कोशिश करते हैं, एक तो ये मुश्किल है कि वो क्लीन कैसे हो, यदि क्लीन होता भी है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। और दूसरा जो स्वर्णरेखा नदी है, ये भी बहुत ही बुरी तरह प्रदूषित है, और केवल स्वर्णरेखा ही नहीं प्रदूषित है, वो आसपास के एरिया को भी प्रदूषित कर रहा है। इससे हम बल्कि एयर पोल्यूशन को भी अछूता नहीं रह सकते हैं। यदि हम कहीं भी गुजरते हैं छोटे स्ट्रीम से, खास करके जो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदी हो या छोटी नदी हो, तो इवन स्मेल से भी हम कर सकते हैं। जैसे हरमू नदी है जो रांची के बीचों बीच गुजरता है, अब उसको बल्कि हम नदी बोल भी नहीं सकते हैं। ये तो इतना छोटा हो गया है, इतना प्रदूषित हो गया है कि ये नाला का रूप ले लिया है। तो कितना उसका दुर्गंध और एयर में आ रहा है, और इसी तरह हम समझ सकते हैं कैसे वो आसपास के मिट्टी को, और वो जब फिल्टर होके या रिचार्ज होके सब सरफेस में ग्राउंड वाटर में जा रहा है, तो उसको भी पॉल्यूट कर रहा है। तो इसमें बहुत सारा है। अब इसमें देखा जाए कि इसमें ये जांच का विषय है कि कौन कौन सा मुख्य जो सोर्स है, कौन कौन उसमें डिस्चार्ज कर रहे हैं, अदर देन जो हमारा नॉर्मल जो है सीवरेज का पानी उसमें जा रहा है। मुख्य रूप से यदि इंडस्ट्री का है तो वो रोका भी जा सकता है और उसको विस्तृत रूप से समझा जा सकता है। नहीं तो ये झारखंड का दोनों नदियां जो है काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, और इस पे बहुत सा शोध पत्र भी आया है, बहुत सारे लोग का काम कर रहे हैं, और उसमें मात्रा भी देखे हैं, बहुत ही डेंजरस लेवल से भी ज़्यादा है, जिसमें कि उसको इरिगेशन में तो यूज करना ही उसमें भी मुश्किल है, पीने का तो बात उसका दूर का है। ये स्थिति है। जैसे ये जो समस्याएं हैं इस पर भी हमने एक बार नज़र डाला, और अगर हम अब इनकी कुछ पॉसिबल जो सल्यूशंस है इस पर अगर हम थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आपने कहा कि ना सिर्फ अब तो सरफेस वाटर ही हमारे लिए चुनौती नहीं है, अब हमारे लिए ग्राउंड वाटर भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। अभी चैलेंज आपके पास बहुत बड़ी है, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर हमने वाटर पोल्यूशन की समस्या को लाके खड़ा कर दिया है कि इसका ट्रीटमेंट इमीडिएट होना काफ़ी ज़रूरी हो गया है। इस पर अगर हम इसके सल्यूशंस पे काम करना शुरू करते हैं तो किस किस एस्पेक्ट्स को टच करना पहले बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ हम किस तरीके से इसके सल्यूशन पर काम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले तो जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन का बात करते हैं, पहले तो हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम समझने के 2 तरीका हैं। एक तो है कि उसका जो स्पेशल किस किस एरिया में और किस लेवल पे पॉल्यूटेड है वो समझेंगे कि कहाँ से, आखिर जैसे कि रांची है
तो क्या स्वर्ण रेखा रांची के आसपास ज़्यादा पॉल्यूटेड है या फिर आगे जाके पॉल्यूटेड है डाउन स्ट्रीम में। तो ये हम समझने का कोशिश करें, तो उसके लिए डिटेल क्वांटिफिकेशन हम लोग करते हैं। पानी का सैम्पलिंग करेंगे, फिर उसमें जो मुख्य पॉल्यूटेंट है पहले उसको टारगेट करके एनालाइज करते हैं। तो वो तो हो गया, रूटीन वर्क हो गया, वो करेंगे। और उसके बाद हम जब समझ लेंगे तब हम जानेंगे अच्छा यदि इस लोकेशन पे ज़्यादा प्रदूषित है तो आखिर आ कहाँ से रहा है, तो वो हम समझेंगे। एक बार जब इसकी समझ हमारे पास अच्छा इसका नॉलेज आ जाएगा कि ये एरिया है ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तब हम उसके सॉल्यूशन पे आएंगे। जब भी हम सरफेस वाटर या वाटर पोल्यूशन पे बात करते हैं, सबसे पहले तो इसमें हम सोर्स पे हमको टारगेट करना होगा कि जैसे रांची एक बड़ा शहर है, इसका कितना सीवरेज पानी उस रिवर में जा रहा है या फिर ग्राउंड वाटर में हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं। यदि हम वहाँ पे उसको हम ट्रीट करके भेजें, जो कि कुछ हद तक इस पे काम भी चल रहा है या दूसरे जगह भी करते हैं यही चीज़, तो यदि हम उसको हम ट्रीट करके फिर हम रिवर में भेजें, तब हम काफ़ी हद तक उस पे सफलता पा सकते हैं। ये तो हो गया डोमेस्टिक सीवरेज का बात, जिसमें कि जो पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम होता है। ज़्यादा जो चिंता का इसमें बात होना चाहिए वो है इंडस्ट्री का, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कोई फिर केमिकल इंडस्ट्री है। उसमें तरह तरह के केमिकल्स, बहुत ही हानिकारक केमिकल्स या मेटल्स, हैवी मेटल्स, जो कि कम अमाउंट में भी नुकसानदायक है, वो हम उसमें उपयोग में लाते हैं। वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा वो यूज हो रहा है। कुछ तो उसमें पानी के साथ डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें बहुत सारा वो डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं। इवन डिटर्जेंट भी काफ़ी नुकसानदायक होता है यदि वो पानी के साथ पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। तो यदि इंडस्ट्री का जहाँ जहाँ सोर्स है, यदि वो समझ जाएं इस बात को और वहाँ पे हम थोड़ा स्ट्रिक्टली उसको ट्रीट करके तब उसमें भेजा जाए, तब ये काम बन सकता है कि वो पानी यदि जहाँ भी जाएगा वो थोड़ा शुद्ध जाएगा। अब जो पॉल्यूटेड है उसको तो यदि वहाँ के बाद भी शुरू करें तो हम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे यदि उसका जो मात्रा है पोल्यूशन का वो कम हो सकता है, और एक दिन ऐसा आएगा यदि हम पूरी तरह इसको फॉलो करें तो हो सकता है हमारा स्वर्ण रेखा भी शुद्ध पानी हो जाए। ये हम समझ सकते हैं। वाकई। और खैर अभी दिल्ली थोड़ी दूर है, पर हम मान के चलते हैं कि अगर जिस तरीके से समझाया गया, अगर निरंतर और अभी अगर हम उस पर काम शुरू करें तो शायद वो एक दिन हम वो भी देख पाएँ। यहाँ पर अगर हम सरकार की रोल पर बात करते हैं कि वो यहाँ पे किस तरीके से भूमिका निभा सकते हैं, या फिर कानून जो हो गया वहाँ पे यहाँ पे उसकी क्या भूमिका हो सकती है, जब हम जल पोल्यूशन के बारे में बात करें स्पेसिफिकली, तो उनकी मदद के द्वारा हम किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए कानून जो है, लॉ जो है, वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर या कोई भी नेचुरल रिसोर्स को पॉल्यूट नहीं करना, ये किताबों में तो पाया जाता है, कानून बना हुआ है। हम बल्कि इसमें हमारा जो सजेशन होगा, इसको इम्प्लीमेंटेशन पे गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कानून का कितना हद तक उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम आज भी कहीं जाते हैं तो देखते हैं अभी भी किसान बिना मिट्टी का जांच किए वो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि उनके पास जानकारी का अभाव है, या फिर उसमें कानून तो है कि आपको उतना ही फर्टिलाइज़र डालना है, उतना ही न्यूट्रिएंट डालना है जितना कि उस मिट्टी में डेफिशिएंसी है, उतना उसका ज़रूरत है, या फिर उस पर्टिकुलर प्लांट, गेहूं का, धान का जो लगाए हैं उसमें ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ कैलकुलेट करके ये तब डालना होता है। उसी तरह इंडस्ट्री है, वो उस चीज़ को तभी डिस्चार्ज करे जब उस पूरा पानी को ट्रीट कर चुका हो। तो
उसके लिए कानून है कि आप या तो सॉइल में या ग्राउंड वाटर में या फिर सरफेस वाटर में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन वो ये कह सकते हैं कि उसको ट्रीट करने से बचने के लिए या फिर उसको जानबूझ के या फिर अपना थोड़ा और हमें सजग होने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा कि पानी हर किसी का अधिकार है और हर किसी की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है उस पर, तो किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसे डिटोरिएट कर रहे हैं वक्त के साथ, उस पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। प्रभाकर जी, आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपने जल संबंधित समस्याओं के बारे में तो हमें अवगत करवाया ही, उसके साथ ही क्या कुछ निदान हो सकता है उस पर भी आपने रोशनी डाली। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।